जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ये वीडियो है यह आपका फुली एक्सप्लेन्ड है, यानी कि आपका जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर पूरा आपका कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज का आपका जो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ढाका, जेनेवा, न्यूयॉर्क तथा ऑप्शन डी है आपका लंदन। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है उसका जो मुख्यालय है आपका वह है आपका जिनेवा में, यानी कि इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण है यानी कि आईएसओ यह व्यवसाय, संस्था एवं उद्योग यानी कि आपके उत्पाद और सेवा की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करता है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मार्क करना है। तथा आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आईएसओ है इसका जो स्थापना हुआ था वह आपका 23 फरवरी 1947 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। अब आपके ऑप्शन हैं 1993, 1994, 1995 तथा 2005। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1993 में हुई थी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका जो स्थापना हुआ था वह तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, लेकिन इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी थे, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए उससे निर्धारित होता है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है भोज्य पदार्थ यानी कि जो खाने योग्य पदार्थ है उसकी शुद्धता की गारंटी कौन देता है। अब आपकी जो ऑप्शन है वह है होल मार्क, एग मार्क, बुल मार्क तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो आपका एग मार्क है वह आपके भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि एक मार्क जो है इसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है वह कृषि मार्क है हिंदी में, तथा इंग्लिश में आपको ध्यान देना है कि एग्रीकल्चर मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तथा आपको ये भी ध्यान देना है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में लागू हुआ था और बाद में सन 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जो आपके ऑप्शंस है वह है हीरापुर में, गुवाहाटी में, देहरादून में, मुंबई में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि देहरादून, यानी कि ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वह आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी वह 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं। तो आपके ऑप्शंस है असम, बिहार, मेघालय तथा मणिपुर। अब आपके जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत के असम राज्य में चाय के बागान अधिक हैं तथा सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वह भी आपके असम में होता है, ये ध्यान देना है आपको। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात तथा राजस्थान। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उड़ीसा, यानी कि भारत के उड़ीसा राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि जो आपका कोयला है वह 4 प्रकार का होता है। सबसे निम्न कोटि का आपका जो कोयला होता है वह पीट कोयला, तथा उसके बाद आपका लिग्नाइट कोयला तथा बिटुमिनस कोयला, तथा सबसे जो उत्तम कोटि का आपका कोयला होता है वह एंथ्रेसाइट कोयला होता है, ये आपको ध्यान देना है।
दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार इस पे लगाना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है। अब आपके ऑप्शन है IMF, WTO, IBRD। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि IBRD के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD जो है मध्यम आय वाले विकसित देशों को ऋण भी प्रदान करता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि IBRD का जो स्थापना हुआ था वह 1944 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जॉनसन तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका महबूब उल हक, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो आपकी दी गई थी वह महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI जो है वह आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बार बार रिपीट करके मैं बता दे रहा हूं कि क्वेश्चंस आपके जो हैं वो चुन चुन के लाए गए हैं। तो दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चंस बहुत बारीकी से पढ़ना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वह यह है कि आयात बंद, निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी तथा आपका जो ऑप्शन है डी है वह है आयात निर्यात बंद। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निर्यात आयात बंद, यानी कि इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट बंद करना। इसे ही आपका क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये आपको समझना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता दिखाई देती है। अब आपके ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपका जो प्रचंड बेरोजगारी है यानी कि छिपी हुई जो बेरोजगारी है वह आपके कृषि क्षेत्र में है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो आपको ध्यान देना है कि भारत के उड़ीसा राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है। अब दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है। अब आपके ऑप्शन है पी चिदम्बरम, अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा आपका जो ऑप्शन डी है वह यह है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। आपका जो ऑप्शन है वह यह है कि सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वह आपके सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक किस राज्य की है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा पंजाब। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गोवा, यानी कि गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारत में जो नेशनल इनकम है उसकी गणना किस विधि द्वारा किया जाता है। अब आपके जो ऑप्शन है वह है कि आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि तथा ऑप्शन सी है ए और बी दोनों तथा ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि भारत में जो नेशनल इनकम है उसकी गणना आपका आय विधि तथा उत्पत्ति गणना विधि दोनों द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान देना है कि किसी देश की जो उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जोड़े जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब दोस्तों आप लोग एक बार और इसे समझ लीजिए कि जो राष्ट्रीय आय है वह इसका डेफिनेशन जो है कि किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। अब आपके जो ऑप्शंस है वह है कि प्रायोज्य आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो आर्थिक विकास की बेहतर माप है वह आपकी पर कैपिटा इनकम हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे ही हम प्रति व्यक्ति का आय कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए कि यानी कि जो भारत देश है अपना, उसमें अगर टोटल जो इनकम है उस देश की, यानी कि भारत का जो इनकम है वह आपका 2800 है और भारत की जो जनसंख्या है वह आपका 140 करोड़ है। यानी कि 140 करोड़ से आपका 2800 का भाग दे दें तो वही आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। यानी कि आपका अगर इसमें समझ ले ऐसे कि आपका प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है, ये आपको मान लीजिए, अगर आप 2800 में 140 का भाग दे रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट पेपर पूछा जाता है कि देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है वह है कि दादा भाई नौरोजी जी ने, राष्ट्रीय आय समिति ने, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी जी ने। नौरोजी जी ने सबसे पहले देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो दादा भाई नौरोजी जी हैं उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद करना है कि दादा भाई नौरोजी जी का जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ब्रिटेन में भारतीय धन निकासी के उनके सिद्धांत पर ध्यान आकर्षित किया, यह आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। अब दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है वह यह है कि देश के क्षेत्रफल से, देश की कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है, तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र है वह आपका जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको जो की पॉइंट समझना है वह यह है कि इसके अंतर्गत यानी कि जो आपका थर्ड सेक्टर है इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, वित्त, पर्यटन, सत्कार यानी कि हॉस्पिटैलिटी तथा संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है, तो आपके ऑप्शन है विकसित देशों की, विकासशील देशों की, अर्ध विकसित देशों की तथा आपके जो ऑप्शन डी है वह है ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विकसित देशों की मुद्रा को प्राय हार्ड करेंसी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि जो भारत है वह वर्तमान में आपका विकासशील देश है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे मोदी जी ने पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाया था, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। अब आपके ऑप्शन है विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, मुद्रा संकुचन तथा ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना जो होता है वो आपका विमुद्रीकरण होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है आसान भाषाओं में। तो आपसे जो आपके ऑप्शन है वह है मुद्रास्फीति, अति उत्पादन, मंदी तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उसे मुद्रास्फीति बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है किसे। आपका ऑप्शन है देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग तथा ये सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के कारण सबसे अधिक हानि जो होती है वह लेनदार की होती है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है
अब आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो ऑप्शंस है ऋणी, ऋणदाता, बचतकर्ता तथा पेंशन प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऋणी, यानी कि महंगाई के कारण जो आपका लाभ होता है वह होता है ऋणी, यानी कि जो उधार लेता है उसे लाभ होता है महंगाई के कारण, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार हैं कि सोना चांदी, करेंसी नोट, सरकारी प्रतिभूतियां तथा ऋण पत्र। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोना चांदी, यानी कि गिल्ट एल्ट बाजार जो है वह आपका सोना चांदी से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक तथा ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई को भारतीय बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। अब आपके ऑप्शन है सरकार, शहरी सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय तथा वित्त सचिव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि करेंसी नोट का जो जारी करता है वह आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। अब आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, शहरी सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा ये सभी। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आप भारतीय रिजर्व बैंक में खाता नहीं खोल सकते, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको 3 स्टार मारना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। तो आपके ऑप्शन है अक्टूबर सितंबर, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून तक तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अप्रैल से मार्च तक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो होता है तथा अन्य सभी बैंकों का भी जो लेखा वर्ष होता है वह आपका अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक नोट कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है नासिक, मुंबई, देवास तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका देवास, मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि बैंक नोट प्रेस जो है वह आपका देवास मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नोटों यानी करेंसी नोटों पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और आरबीआई द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अब आपके ऑप्शन है 1947, 1990, 1985 तथा 1991। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1985, यानी कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो हुई थी वह आपका 1985 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि संसद अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। इससे पूर्व में इस बैंक को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नाम से जाना जाता था तथा इसका जो मुख्यालय था वह मुंबई महाराष्ट्र में था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह आपका आरबीआई है, तो आपसे पूछा जा रहा है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वह आपका फेडरल रिजर्व बैंक है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है। यानी कि जो आपका शेयर मार्केट होता है उसका जो नियमन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनता है उसका करने वाला कौन है। तो आपके ऑप्शन है एनएसई, सेबी तथा आरबीआई। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है वह आपका नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1992 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। और जो आपका सेबी है इसका जो गठन हुआ था वह आपका 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। अब आपके ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में तथा आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन डी 1881 में। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वह आपका 1875 में हुआ था।
अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी और यह एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की स्थापना की संस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनएसई है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी कौन सी समिति की संस्तुति पर स्थापना की गई थी। अब आपके ऑप्शन है महाल नोवी समिति, वांचू समिति तथा फेरवानी समिति। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फेरवानी समिति, यानी कि जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो पूरी तरह से आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम से लैस है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका 1992 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। अब आपके ऑप्शन है सीएसई, एनएसई, डीएसई तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एनएसई, यानी कि जो निफ्टी है वह आपका एनएसई शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो एलआईसी है उसकी स्थापना कब हुई थी। अब आपके ऑप्शन है 1960, 1980, 1956 तथा 1975। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1956, यानी कि एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंबई, पेरिस, नई दिल्ली तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो दलाल स्ट्रीट है वह आपका मुंबई में स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो आपके ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक तथा ऑप्शन डी है आपका दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है वह है वित्त आयोग तथा ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रिजर्व बैंक जो है आपका वह कागजी नोट मुद्रा जारी करता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है 1947 में, 1975 में, 1950 में तथा 1995 में। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना सर्वप्रथम 1975 में की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रथम आरआरबी की स्थापना की गई थी वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथमा बैंक था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब आपके ऑप्शन है 1935 में, 1991 में, 1976 में तथा 1982 में। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भारत में जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वह 1982 में हुई थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और नाबार्ड का जो हिंदी में पूर्ण रूप है वह आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका जो अधिनियम आया था वह 1981 में आया था तथा जो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध कैसा होता है। अब आपके ऑप्शन है स्थिर, प्रतिलोम, अनुलोम तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिलोम, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच जो संबंध होता है वह प्रतिलोम होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। तो आपके ऑप्शन है प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, जोखिम उठाना, विपणन तथा ये सभी। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह जोखिम उठाना है। दोस्तों इसमें जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वह होता है जोखिम उठाना। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब आपके ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है इसका जो स्थापना हुआ था वह रूस के सहयोग से हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वह आपका झारखंड में स्थित है तथा इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1965 में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वह आपका पश्चिम बंगाल में है तथा जो इसका स्थापना हुआ था वह आपका ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यूके के सहयोग से हुआ था, यानी कि यूके को ही ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है।
दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा देश हो सकता है आपके हिसाब से। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जापान, भारत, रूस तथा फ्रांस। तो दोस्तों ये तो निश्चित ही है कि जिस देश में महिलाएं इतनी सोना पहनती हैं तथा जिस देश के मंदिरों में इतना स्वर्ण हो, उस देश में ही सबसे ज़्यादा स्वर्ण की खपत होगी। यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत। यानी कि भारत में विश्व में सर्वाधिक खपत होता है सोने की, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? अब आपके ऑप्शन है ग्रेफाइट, टंगस्टन, अभ्रक तथा ये सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अभ्रक। यानी कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में बॉक्साइट संसाधन, यानी कि विश्व में जो बॉक्साइट है उसका सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, यानी कि भारत का स्थान इसमें से कौन सा है? तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भारत जो है वह 5वें स्थान पर है बॉक्साइट संसाधन के मामले में। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1952 में। यानी कि भारत में जो प्रथम खनिज नीति हुई थी वह 1952 में हुई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ही ऊंचा होता है मनोबल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा धन्यवाद दोस्तों।